कक्षा छठी नादान दोस्त, लेखक प्रेमचंद, प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। जैसा कि पाठ का नाम ही है नादान दोस्त, दोस्त है लेकिन नादान है। इसके जो लेखक है वह बहुत प्रसिद्ध लेखक रह चुके हैं, हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद, और जिन्हें सभी जानते हैं। इनका असली नाम धनपत राय था और बहुत ही संघर्षशील जीवन इन्होंने जिया है। इनके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 1880 से लेकर 1936 मतलब करीब 56 साल तक इन्होंने अपना जीवन जिया है। उनका जन्म वाराणसी से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी पढ़ने से हुआ और रोज़गार का पढ़ाने से, मतलब स्वयं पढ़े और अपना पेट का पालन पोषण भी इन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाकर ट्यूशन लेकर किया। 1998 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वह एक स्थानिक पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हुए। 1910 में इंटर और 1919 में बीए के पास करने के बाद स्कूलों के डिप्टी सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। उनकी प्रसिद्ध हिंदी रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, कहानी संग्रह है, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, 5 फूल, सप्त सुमन। बाल साहित्य है कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ आदि। पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में की मज़ेदार बात है कि लेखक ने बच्चों का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक ढंग से मनोविश्लेषण किया है कि बच्चे आपस में, दोनों भाई बहन किस तरह बात करते हैं, किस तरह चर्चा करते हैं, किस प्रकार बड़ा भाई रौब झाड़ता है, किस प्रकार छोटी बहन थोड़ी देर के लिए दबती है, बाद में किस प्रकार वो अपने बड़ों से, हर घर की कहानी है। तो उसका बड़ा ही सूक्ष्म रीति से प्रस्तुतिकरण इस पाठ में किया गया है। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस मतलब छज्जा, ऊपर का होता है ना जिस पर सामान रखा जाता है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। जैसे उठते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। सुध मतलब होश। माँ जो सुबह सुबह दूध और जलेबी देती थी उसका भी पेट भूख भी नहीं लगती थी। मतलब दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के बाहर कैसे निकलेंगे, पर मतलब पंख, घोंसला कैसा है। इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। मम्मी और पापा, माँ और पिताजी कामों में व्यस्त रहते थे, तो दोनों आपस में बातचीत करके एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करते। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के कामकाज से फुर्सत थी, ना बाबू को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विधानों जैसे घर से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, पर मतलब पंख, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था केशव। पेचीदा मतलब कठिन। तो श्यामा के इस कठिन प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उन्होंने सोचा कि हम ही पर सारी जिम्मेदारी है बेचारे, नहीं तो भूख के मारे बच्चे मर जाएंगे। शब्दार्थ लिखिए। कार्निस छज्जा, सुदहोश, पेचीदा कठिन, जिज्ञासा जानने की इच्छा,
अधीर मतलब व्याकुल। लेखक ने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से केशव और श्यामा के चिड़ियों के प्रति आकर्षण और उनके व्यवहार का वर्णन किया है। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चे का पेट भरे। बच्चे अगर ज़्यादा होंगे तो चिड़िया को दाना कहाँ से मिलेगा। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। उन्हें लगा बाप रे, इतनी प्यारी चिड़ियों के बच्चे मर जाएंगे। दोनों ने फैसला किया। अब दोनों ने अपने आप को इसके लिए तैयार किया कि हमारी जिम्मेदारी है उनको दाना पानी खिलाना। मतलब उनके मन में अच्छी ही भावना थी। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहाँ कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। वो कहीं जाएगी नहीं, यहीं पर हमारे पास रहेगी। नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब चारे का सवाल था तो हम लोग दाना रख देंगे। अब इनको धूप लगती होगी, छत से जो ऊपर का छज्जे के ऊपर का जो टिन है, हो सकता है उसमें छेद हो। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें क्या भर लाया? पानी भर लाया। तो इस तरह चारे का प्रबंध हो गया, छाँव का प्रबंध हो गया और पीने के पानी का प्रबंध हो गया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छाया के लिए जो कपड़ा अगर लेकर आए तो वो उसको तो छड़ी लगानी पड़ेगी छाया करने के लिए, वो रुकेगा कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। उधेड़बुन में रहा मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाले। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जा कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला जिसमें कचरा भरा रहता है। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। उसमें जो छेद है, सुराख मतलब छेद है, उसको बंद करने का मैं कोई क्या सोचता हूँ, उपाय सोचता हूँ। आज का पाठ इतना ही। कल इसका भाग 2, अगली बार इसका भाग 2 प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।